सीएम धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के नौगांव में बारातियों को लेकर वापस लौट रही मैक्स खाई में गिरी हादसे में 3 की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में केंद्र सरकार ने मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए बीमा की योजना पर कवायद शुरू की। हादसों के बाद श्रमिकों के परिवार अब नहीं होंगे मजबूर। खेल महाकुंभ 2024 का आगाज खेल मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा से किया शुभारंभ। गांव से प्रदेश तक के खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। साइबर हमले से बाहर निकलने की जद्दोजहद। उत्तराखंड में 50 घंटे से 90 सरकारी वेबसाइट और ऐप बंद। आज से होगा ट्रायल रन। जलीग्रांट हेलीपैड से बद्रीनाथ केदारनाथ की हेली सेवाएं 28 अक्टूबर से होंगी बंद। 19 होने के दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देवभूमि उत्तराखंड में भू कानून के साथ ही मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासी बवाल अब छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस एक ओर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग कर रही है, वहीं इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने मलिन बस्तियों को मालिकाना हक न देने की मांग की है, जबकि कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि भाजपा की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सशक्त भू कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद राज्य में भू कानून के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिलाते हुए सशक्त भू कानून बनाने का दावा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शिक्षा, ग्रामीण विकास के नाम पर अधिग्रहित भूमि का दुरुपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और अगले विधानसभा सत्र में हम भू कानून संशोधन विधेयक लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री के इस ऐलान पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करने के साथ ही सरकार से ऑर्डिनेंस लाने और तत्काल जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा मूल निवास एवं भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सशक्त भू कानून के साथ ही मूल निवास अनिवार्य करने के लिए सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग उठाई है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य के भू कानून को कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। मैंने जिस दिन उन्होंने ये कहा, मैंने तत्काल उन्हें ये कहा कि भाई मैंने जनता को कहा कि ये ऊँट अब पहाड़ के नीचे आया है, लोगों की बात सुनने लगा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं कल से देहरादून में हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि सचिवालय से मेरे पास तमाम ये बातें हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने 6 महीने पहले हलचल पैदा करके इस बारे में वो लोग जो इस प्रकार के व्यापार में सम्मिलित हैं, एक उनके लिए एक नई खिड़की खोल दी, एक नया रास्ता खोल दिया। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी के पास ये मौका था कि मुख्यमंत्री जी इसमें ऑर्डिनेंस लाते, और गोपनीयता की शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि ऐसे मामलों में आप गोपनीयता के तौर पर काम करके अंजाम दे दें काम को, और ऑर्डिनेंस लाते, और उसके बाद जब विधेयक बनने का वक्त उन्होंने विधानसभा सत्र में कहा कि बजट सत्र में करेंगे तब करते। लेकिन उन्होंने समय से पहले ये कह के एक नई बहस को जन्म दे दिया और राज्य के प्रति उनकी निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है। कोई भी कानून को पारित करने के लिए बकायदा विधानसभा पटल पर रखा जाता है। नारायण दत्त तिवारी जी का हमें वो काला इतिहास नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ एक छल किया था। आरक्षण देने के नाम पर उनको मुंह जवानी आदेश दे दिया था कि हम आपको आरक्षण देते, और कितने छात्रों का भविष्य अंधेरे में चला गया था। वो काला अध्याय अपना इनको नहीं भूलना चाहिए। उसी प्रकार का कोई भी कार्य
हमारी भाजपा सरकारें करने में एकदम भी राजी नहीं होती है। हम कोई भी अगर फैसला लाते तो उसको विधानसभा की पटल पर रखते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझने के बाद धरातल पर उतारते हैं। और एक बात मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूंगी कि 2001 से 3 तक जब इनकी सरकार रही थी, उसके पहले उत्तराखंड की नींव पड़ रही थी। उत्तराखंड की नींव पड़ते ही आप थे सत्ता में। आपको अगर इतनी ज्यादा चिंता होती तो आप उस समय इस प्रकार का कठोर निर्णय लेकर अवश्य आते। आपको बता दें, उत्तराखंड की पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में भू कानून में संशोधन करते हुए पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया था। इस फैसले से राज्य की भूमि खरीद सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का तर्क है कि पहाड़ों में उद्योग चढ़े, इसके लिए यह संशोधन किया गया था। हालांकि अब धामी सरकार इसमें संशोधन की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से कितने उद्योग राज्य में स्थापित हुए हैं, इसका श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। वहीं एक और जहां राज्य में सशक्त भू कानून बनाकर सरकार से राज्य की जमीन को बचाने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मलिन बस्तियों के मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग करते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति सरकार से मलिन बस्तियों को नियमित ना करने की मांग कर रही है। पहाड़ में हमेशा एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन काफ़ी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है। हमने तो मलिन बस्तियों के लिए 2016 में कानून बना दिया था, उनके रेगुलाइजेशन के लिए कहा था, नियम बना दिए थे, एक्ट लाए थे हम तो हाउस में, लेकिन सरकार ने विगत 8 वर्षों में मलिन बस्तियों के रेगुलाइजेशन के लिए कोई काम नहीं किया। देखिए, पहले तो सरकार दोषी है, मलिन बस्तियों के रख रखाव नहीं कर पा रही है, उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रही है, पेयजल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, तमाम चलने के रास्ते, नाली, वो आप देखिए पानी निकासी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं सरकार को, जो मलिन बस्तियां, आगे की सरकार सबक ले, कम से कम ऐसी मलिन बस्तियां न बने, सुचारू रूप से बने, सही तरह प्लान्ड तरीके से बने, लेकिन जो बन गई हैं उनको बेघर नहीं किया जाना चाहिए, उनको उजाड़ना उचित नहीं है। हमारा सरकार से है कि वो मलिन बस्तियों की तरफ ध्यान दे और उनका रेगुलेशन करके उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव से पहले मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार अगले साल सत्र में भू कानून लाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस तत्काल सरकार से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। देखना होगा धामी सरकार इन तमाम मुद्दों पर क्या निर्णय लेती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सशक्त भू कानून, राज्य की कानून व्यवस्था के साथ ही तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि आज कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित हो गए हैं, जबकि पहाड़ आज भी वीरान है। कृषि भूमि पर खरीदने पर पहले भी प्रतिबंध था और आज भी है। मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राज्य के कुछ विभिन्न मुद्दे हैं जिन पर उनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की ये बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हम एक सत्र में इसको प्रावधान करने जा रहे हैं। आपके कार्यकाल में, आपकी मौजूदगी में, आपके नेतृत्व में ये संशोधन हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था और क्यों अब इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक खलनायक की भूमिका में दिखाया जा रहा है कि आपने जो संशोधन किए थे वो राज्य के हित में नहीं थे? ऐसा देखिए भाई, पहाड़ में हमेशा
एक आरोप लगता रहा राज्य बनने से पहले भी और आज भी कि पहाड़ों में पलायन हो रहा है, पहाड़ों में विकास नहीं है, पहाड़ों में अच्छी शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं और धार्मिक पर्यटन को छोड़ दिया जाए तो पर्यटन का भी डेवलपमेंट, पर्यटन का भी जो विकास वहाँ पर होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और इसलिए जो 2018 में कुछ अमेंडमेंट लाए थे कि भाई अगर कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा अस्पताल बनाना चाहता है, मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, पर्यटन के क्षेत्र में कोई वहाँ पर अच्छे होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट्स बनाना चाहते हैं, वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर लैंड सीलिंग का जो प्राविधान था उसको शिथिल कर दिया गया था इस शर्त के साथ कि अगर भूमि खरीदने के 2 साल के अंदर अगर वहाँ पर वो कोई भूमि का उपयोग नहीं करता है जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई है या उसका उपयोग नहीं करता है, उस पर कोई निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करता है या तकनीकी तौर पर हम बोलते हैं ग्राउंड नहीं हुआ है, ग्राउंड नहीं किया उसने इन्वेस्टमेंट, तो वो भूमि स्वतः सरकार में निहित हो जाएगी। और वो वही 3-4 पर्पज़ के लिए वो ऐसा किया गया था। कोई कॉलोनाइजिंग करना चाहता है उसके लिए नहीं था कि कोई वहाँ पर जाके भूमि खरीदे और कॉलोनाइजिंग करे और उस भूमि को फिर वो उसका इस ढंग से उपयोग करे, तो उसके लिए नहीं था। वो पर्टिकुलर चार विषय थे उसमें जिनमें ये सीलिंग में शिथिलता प्रदान की गई थी। तो सर आपने इतना बड़ा ये जो निर्णय लिया, आप खुद कह रहे हैं कि पहाड़ों में हम उद्योग चढ़ाना चाहते थे, अब इस बात को 5-6 साल के करीबन हो गया। आपके समय में इन्वेस्टर समिट पहली बार उत्तराखंड में हुई थी, आपने कुछ उसमें सर कुछ सकारात्मक कुछ सुधार देखे, आपको फीडबैक ऐसा मिला है कि इसके बाद ऐसी ऐसी इंडस्ट्री आई है? क्योंकि विपक्ष लगातार चाहे इन्वेस्टर समिट की बात करें चाहे फिर संशोधन की बात करें, इन दोनों पर सवाल खड़े करता है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ था जब इन्वेस्टर समिट जो हमने डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से किया था, उसमें पहली बार 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहाड़ों के लिए साइन हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ था। अगर हम संशोधन नहीं करते तो संभव नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जो स्थापित उद्योग थे, चाहे वो किसी तरह के उद्योग रहे हों, स्वास्थ्य उद्योग को छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम जो भी कारोबार थे वो ध्वस्त हो गए, प्रभावित ही नहीं हुए, कई लोग तो घर ही बैठ गए। और जो उस समय जो परियोजनाएं जो धरातल आने वाली थी वो उनका रोपण तक नहीं हो पाया। उसके बाद टूरिस्ट आना ही बंद हो गया। कुछ समय तो ऐसा निकला कि टूरिस्ट ही बंद हो गया। और आज भी जो विदेशी टूरिस्ट है, आज भी हमारे यहाँ 2-1% आता था पहले। इस समय पिछले वर्ष तो बिल्कुल जीरो था, मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं हम लोग कि कितने आए। तो उसके कारण क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स जब टूट गया और उसके कारण ये सब संभव नहीं हो पाया। में सर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई ऐसा प्रस्ताव बना रहे हैं तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार को अपनी ही विधायकों मंत्रियों से ये चर्चा कर लेनी चाहिए या एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए या नहीं बुलाई जानी चाहिए? आपके इसमें राय क्या है? अब देखो, ये तो मुख्यमंत्री जी को देखना है, तो ऐसे में देखना चाहिए सरकार को। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो तटस्थ भाव से सुझाव दे सकते हैं, राज्य का हित उनके लिए बड़ी चीज़ है, तो सर्वदलीय ने भी करें, उनको बुलाकर उनसे सुझाव लिए जा सकते हैं। नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री इस तरह की घोषणा तो कर ही सकते हैं, कहाँ उसमें नहीं, ऑर्डिनेंस ला के माना कुछ भी लाना है तो उसका समय चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय राज्य के लिए अहितकारी हो सकता है, इसलिए सोच समझ करके हम कहते हैं 6 महीने बाद लाइए, अब 8 महीने बाद लाइए, लेकिन उसमें राज्य का व्यापक हित निहित होना चाहिए।
प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आपके कार्यकाल में निकाय चुनाव उत्तराखंड में हुए, तब अब हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, अब केदारनाथ का उपचुनाव भी है, तो क्यों सरकार ये निकाय चुनाव से बच रही है? विपक्ष ये कह रहा है कि हार का डर है, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, विपक्ष का आरोप हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने के न्यूज़ के लिए समय निकाला। तो ये थे हरिद्वार से मौजूदा सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने हमारे इंटरव्यू में खास बातचीत कही है। उन्होंने कहा है कि जो संशोधन उनके कार्यकाल में हुआ था उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए थे, और 8,000 करोड़ से अधिक का जो MOU थे वो अकेले पहाड़ के लिए ही उनके कार्यकाल में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें ये हस्ताक्षर हुए थे। हालांकि उसके बाद फिर कोविड की परिस्थिति थी, इसके अलावा भी तमाम अन्य मुद्दों को लेकर के त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हमसे खास बातचीत करी है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।